Hi everyone, this is Om from Management Studies. This is my first video. मैंने ये चैनल स्टार्ट ही इसलिए किया कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं चाहता हूँ आप लोगों से डिस्कस करना या आप लोगों को थोड़ा बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे मेरी भी रिवीजन हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपका भी थोड़ा फायदा हो जाए। ओके, बेसिकली आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट। ठीक है, तो मैंने आज का जो टॉपिक चूज किया है वो है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। ये एक टॉपिक हमारे जीएस का भी है, प्लस अगर किसी का पीएसआई या ऑप्शनल है तो उसमें भी हम इन डेप्थ पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी से। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, आपको पता है ये इश्यूज हमारे पार्टीशन से के टाइम से चलता आ रहा है। और हाँ, पहली बात से ये मैं वीडियो थोड़ा बाइलिंगुअल रखूंगा, थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी। तो अगर कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा, तो फिर मैं देखता हूँ उस हिसाब से, है ना। बट आज मैं बाइलिंगुअल रखूंगा इसको। तो इस रिलेशन को मैंने जैसे आपको बताया पार्टीशन के टाइम से चल रहा है। ओके, और दो तीन टॉप इश्यूज ऐसे हैं जो एवरग्रीन है इसमें, इस रिलेशन में, जो कि सही हो ही नहीं पा रहे हैं, हमने जितनी मर्जी कोशिश कर ली तब भी। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया है, जो ये इशू है इसको हमने तीन फेज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहला फेज में हम पार्टीशन और कश्मीर इशू के बारे में बात करेंगे। क्योंकि कश्मीर इशू अभी तक का सबसे बड़ा इशू है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो कि हम पार्टीशन के टाइम से डील करते हुए आ रहे हैं, बट अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है। ठीक है ना। सो अगर मैं आपको बताऊं तो कश्मीर इशू के बारे में, तो देयर आर लार्ज पॉलिटिकल स्टेक्स फॉर बोथ द कंट्री विद इन कश्मीर, एंड दिस स्टेट बिकम्स द सिंबल ऑफ नेशनल प्रेस्टीज फॉर ईदर ऑफ द टू कंट्रीज। ओके, कश्मीर की अगर बात करें तो हेट्रोजेनिक है ये। ओके, क्योंकि जोग्राफिकली भी और रिलीजियसली भी। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, यहाँ पर हमें जम्मू, कश्मीर वैली और प्लस लद्दाख एंड द माउंटेनियस रीजन ऑफ गिलगिट बल्टिस्तान। ओके, ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और रिलीजियस की बात करूँ तो यहाँ पर, जैसे कि हम सबको पता है, हमेशा से यहाँ के राजा आ, हिंदू रहे हैं। ठीक है, अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम पे बात करें तो उस टाइम पे राजा महाराजा गुलाब सिंह थे, जिन्होंने इसको यूनाइट करके रखा पॉलिटिकली, कश्मीर को। और वो फिर सब्सिडरी अलायंस में आ गए थे ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो हमेशा से मुस्लिम डोमिनेटिंग रही है। ओके, एंड राजा वॉज हिंदू। उसके बीच में भी कोई इशू हुआ नहीं है, बट अगर हम बात करें कश्मीर के इश्यूज की, जब पार्टीशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे पाकिस्तान जब अलग हुआ हमसे, तो हमने जैसे कि कश्मीर में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो हमने डिसाइड किया था कि पाकिस्तान को ये हिस्सा दे दिया जाए। ओके, और पाकिस्तान भी रेडी था, उसको एज सच कोई इशू था नहीं। बट हुआ क्या कि अ, जो वहाँ के राजा थे, ठीक है, राजा वहाँ पे माने नहीं उस चीज़ के लिए। ठीक है, उन्होंने, उनका कहना ये था कि नहीं, हम अभी रेडी नहीं है किसी के साथ भी जाने के लिए, तो हम अभी ऐसा कोई डिसीजन लेंगे नहीं। ठीक है, इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होगा तो वी विल सी, ठीक है, कि क्या करना है। बट राइट नाउ अभी हम ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको स्टोरी के फॉर्मेट में बताऊंगा, तो आप बस स्टोरी सुनते रहिए। ठीक है, फिर टाइम आता है अक्टूबर अक्टूबर 1947 का। इस दिन क्या होता है कि ट्राइब्समैन होते हैं, अगर हम उसको हिंदी में बोले तो उनको कबीले बोला जाता है। ओके, उनको पाकिस्तान आर्मी की बैकिंग होती है। ओके, और वो क्या करते हैं, वो कश्मीर को इन्वेड कर देते हैं। ओके, कश्मीर को जैसे ही इन्वेड करते हैं तो अफरा तफरी मच जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या है, जो वहाँ के राजा होते हैं, हरी सिंह, ओके, वो समझ जाते हैं कि ये सिचुएशन ऐसा हो गया है जो कि मुझसे हैंडल नहीं होगा। ठीक है, सो ही केम टू इंडिया फॉर मिलिट्री हेल्प। ओके,
बट इंडिया जानता था कि ये टाइम सही है इनसे बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इंडिया ने सीधा बोला कि हाँ, हम कर देंगे आपकी हेल्प, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन एक कंडीशन है दैट कि आपको कश्मीर को इंडिया से मिलाना पड़ेगा। ओके। और जैसा सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई थी, राजा के पास कोई ज़्यादा ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं अ, कश्मीर को इंडिया से मिलाने के अलावा। तो वो मान गए और वहीं पर साइन हुआ क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ओके। जैसे ये फोटो देख रहे हैं आप, इसमें ये हरी सिंह एंड ये जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ पर हमने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर ली। ठीक है। जैसे ही साइन किया गया ये, ठीक है, तो उस टाइम पे जो कश्मीर था वो इंटीग्रल और कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट इंडिया का बन गया। पाकिस्तान को ये एक्सेशन पसंद नहीं आया। ओके। दे यूज्ड टू से दैट दिस इज अ फ्रॉड। ओके। एंड पाकिस्तान had that maintained that this step of India was totally against the wishes of long oppressed Muslim subject. Okay. फिर बट पाकिस्तान बोल रहा था, बट जैसे ही ये इन जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, इंडिया ने अपने मिलिट्री ट्रूप भेजे। ठीक है। आ, कश्मीर में उन्होंने जितने भी वो ट्राइब्समैन थे उनको वहां से भगाने की कोशिश की। ठीक है। ये चल ही रहा था, उतने में क्या होता है कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के श्री जवाहरलाल नेहरू जी वो पहुंच जाते हैं कहाँ, यूएन। और यूएन यहाँ पे थोड़ा सा एक रोल प्ले करता है, ठीक है, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे भी। तो ये जैसे ही वहां पे ये पहुंचते हैं यूएन में, यूएन कहता है कि कुछ नहीं, यूएन रिकमेंड करता है कि आप एक प्लेबिसाइड कराओ। ठीक है। वहां पर, लेकिन वो प्लेबिसाइड क्या होगा, इंटरनेशनल प्रेजेंस के अंडर होगा। ठीक है, मतलब इंटरनेशनली जो बंदा वो भेजेंगे उनके सामने होगा ये। ठीक है। और दूसरी जो सबसे बड़ी कंडीशन थी, जो शायद पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो थी कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना पड़ेगा प्लेबिसाइड के टाइम पे। ओके। तो क्या हुआ कि दोनों नहीं माने इस चीज के लिए, ना इंडिया एग्री हुआ, ठीक है, ना पाकिस्तान एग्री हुआ। अब इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू अगर समझे हम, तो इंडिया शायद ये सोच रहा होगा कि हमने एक लीगल प्रोसीजर के साथ कश्मीर को हमने हमने लिया है। ठीक है, इंडिया का वो इंटीग्रल पार्ट बन गया है। ओके। वहाँ के जो राजा थे उन्होंने हमें वो चीज दी है, मतलब मिला दी है इंडिया में, उनका अपना डिसीजन है। ठीक है। तो हम प्लेबिसाइड क्यों कर रहे हैं। ठीक है। और पाकिस्तान का ये था कि अगर हमने पीओके खाली कर दिया, ठीक है, और प्लेबिसाइड में पाकिस्तान और कश्मीर इंडिया के पास चला गया, ठीक है, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। सो टू हैव नथिंग, उससे अच्छा है कि हमारे पास जो है उतना ठीक है। ठीक है। तो उन दोनों ने रिफ्यूज कर दिया और ये इशू यहीं का यहीं बना रहा। ना यूएन कुछ कर पाया, ना इंडिया, ना पाकिस्तान। वो ऐसे का ऐसे ही बॉर्डर बन गया। ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद आता है 1965। मैं आपको यहाँ से सीधा 1965 पे ले चलता हूँ। क्यों? क्योंकि 1965 में हम सबको पता है एक वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, जिनको आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे। तो जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो यहाँ पर बहुत लंबा वॉर चला। तो जो सोवियत यूनियन था उस टाइम पे, यूएसएसआर, ठीक है, जो इस टाइम पे आ, रशिया हो गया है डिसइंटीग्रेशन के बाद, वो बीच में आता है और मीडिएशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, कि विल हेल्प यू, और मीडिएट करते हैं। और मीडिएशन में क्या निकलता है, ताशकंद डिक्लेरेशन। ये ताशकंद वही है जो आज के टाइम पे उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ये सब एक साथ ही थे, तो उस टाइम पे एक सिटी हुआ करती थी। ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन 4 जनवरी 1966 में साइन हुई
ठीक है, बिटवीन लाल बहादुर शास्त्री जी और उस टाइम के लीडर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और इस जो ताशकंद डिक्लेरेशन था इसके अंदर बहुत सारी चीजें बोली गई कि ये चीजें हम करेंगे। ठीक है, हालांकि वो चीजें परस्यू नहीं हो पाई बट स्टिल उसमें थी। तो मैं वो सब चीजें आपको बता देता हूँ। पहला क्या था कि हम एटलीस्ट एफर्ट दिखाएंगे कि हम पीसफुल नेबरहुड टाइज रख पाए। ठीक है, हालांकि वो चीज नहीं हो पाई बट स्टिल हमने उसमें बोला था कि हम रखेंगे ऐसा। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात जिसपे बाद में भी एक जगह मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा कि इंटरनल अफेयर्स में दोनों एक दूसरे के नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये बकायदा ताशकंद डिक्लेरेशन का एक मेजर पॉइंट था। ठीक है, और ये आप पॉइंट याद रखिएगा, मैं आगे इसके बारे में और डिस्कस करूंगा, आपको मैं बताऊंगा, ये आगे भी यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ होता क्या है कि फिर इसके अंडर में इंडिया डिसाइड कर लेती है कि हम अपने आर्म फोर्सेस विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हो ही गई थी डिस्कस, तो इन्होंने कहा कि हम विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उस टाइम पे हमने 900 माइल्स टेरिटरी जो हमने कैप्चर करी थी, वो उस वॉर के टाइम पे जो हमने कैप्चर करी थी वो हमने छोड़ दी, विड्रॉ कर दी। ठीक है, और जो पहले बॉर्डर था वैसे ही बॉर्डर हो गया। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं, सेम एज बिफोर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आया हो आपको, या आप चाहते हो कि मैं कुछ अलग तरीके से आपको बताऊं, तो आप प्लीज एक बार कमेंट में डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मैं ट्राई करूंगा आगे से। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 66 में हमने टास्कन डिक्लेरेशन साइन किया, और हमने सोचा था कि ये सब चीज़ें जो हुआ है इन सब चीज़ों को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, और ताकि रिलेशन ठीक हो पाए हमारे। लेकिन कुछ टाइम बीतता है, उतने में 1971 की वॉर स्टार्ट हुई। 1971 की वॉर सबको पता होगी, बिकॉज यहीं पर नया देश बांग्लादेश का जन्म होता है। ठीक है, दिस कंट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, तो होता क्या है कि another military encounter took place between the two on the issue of independence of East Pakistan. Okay, when the military ruler of Pakistan, Mr. Yahya Khan, okay, ये नाम आप याद रखिएगा, याया खान उस टाइम के मिलिट्री रूलर थे। ठीक है, he refused to hand over the political power to the democratically elected leader of Pakistan, which is Sheikh Sheikh Mujibur रहमान, और उनको वेस्ट पाकिस्तान में कैद में कर लिया जाता है। ओके, एंड द आर्मी ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट ट्रीटिंग द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान विच इज बंगाली नेचर। ओके, टेररिस्ट की तरह उनको ट्रीट करने लग गए वो। ओके, द प्रॉब्लम इज वेस्ट पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स थे वो ईस्ट पाकिस्तान के मुस्लिम्स को इंफीरियर मुस्लिम्स की तरह ट्रीट करते थे, बिकॉज द वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ वेयर क्लोथिंग, वे ऑफ ईटिंग, ओके, और वे ऑफ स्पीकिंग, ये सब अलग था। ठीक है, बिकॉज बेसिकली वो लोग बंगालीज थे, बंगाल रीजन से आते थे, तो उनकी भाषा में वो सब, उनके कल्चर में थोड़ा सा बंगाली का कल्चर दिखता था। ठीक है, तो उनको लगता है इंफीरियर है, इस चक्कर में उनको कुछ समझते नहीं थे, तो उनके ऊपर बहुत सारे जुल्म करने में चालू करे। ठीक है, इतना कर दिया कि उस टाइम पे जो बंगालीज थे, जो रहते थे ईस्ट पाकिस्तान में, मिलियंस, आई एम सेइंग मिलियंस, millions of Bengalis of East Pakistan came to India. Then the government of India, uh, government of India protested against this situation and mobilized the world opinion against these dictatorial act of state of Pakistan. And उस टाइम की हमारी प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी। ओके, एंड जब हमने इंडिया ने
मोबिलाइज करना चालू किया वर्ल्ड ओपिनियन को अगेंस्ट पाकिस्तान, तब पाकिस्तान ने इस इशू को उठाया कि ताशकंद डिक्लेरेशन में हमने ये चीज़ लिखी थी कि हम एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और पाकिस्तान की तरफ से ये हमारा इंटरनल मैटर था। बट इंडिया का यहाँ कहना था कि आपका इंटरनल मैटर होगा, ठीक है, बट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, उनके पास खुद रिसोर्सेज अभी कम है, और मिलियंस ऑफ पीपल अगर हम इंडिया में आ जाएंगे, ठीक है, तो फूड शॉर्टेज प्लस इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल इशू है, ये कोई इंटरनल इशू नहीं रहा, क्योंकि ये हमें इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान पाकिस्तान ने इसके बाद क्या किया, एक्चुअली हुआ क्या कि पाकिस्तान ने, एक सेकेंड, सॉरी, पाकिस्तान ने क्या किया इसके बाद, पाकिस्तान लॉन्च अ मैसिव एयर स्ट्राइक अलोंग विद द वेस्टर्न बॉर्डर। वेस्टर्न बॉर्डर आप समझ रहे होंगे, ये इंडिया का वो वो है, मैप है, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया है ना, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, इस साइड पे मैसिव एयर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, मैसिव, ठीक है, ताकि इंडिया यहाँ बिजी हो जाए और यहाँ पे ये लोग जो भी अपना इश्यूज है वो सॉर्ट कर लें। तो जैसे ही अटैक किया गया, तब सबको समझ में आ गया कि हाँ भाई, फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हो गई है। बट दिस वॉर वॉज won by India comprehensively as Pakistan forces surrender when 16th of December 1971. Okay, and one of the most important thing is this defeat shattered the dream of Pakistan to have a military supremacy against India. अब पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि हम मिलिट्री के थ्रू इंडिया से नहीं जीत सकते, ओके, इतना उनको समझ में आ गया था, बिकॉज दैट वॉर इज नॉट अ स्मॉल वॉर, ओके, बहुत लंबा चला था और सब चीजें इसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डील की गई थी। सो व्हाट हैपेंड, द डेमोक्रेसी वाज restored in West Pakistan under the civilian leadership of Zulfikar Ali Bhutto. Okay, and this was the time when the new government of Pakistan. This is the time when the new government of Pakistan showing willingness to normalize their ties with India. इससे पहले किसी ने कोई कोशिश नहीं करी, बिकॉज उनको लगता था कि इंडिया सेम है, ठीक है, जब हम चाहेंगे तब हरा देंगे उनको। बट दिस वॉर शोज कि नहीं, कुछ तो अलग है इंडिया में, हम ऐसे तो नहीं हरा सकते इनको। तो वो इस बार ट्राई करते हैं कि हाँ, इनके साथ रिलेशन ठीक करने की, ठीक है। तो टाइस ठीक तो नहीं हो पाते, बट हाँ, ट्राई होता है इस पे, ठीक है। और इस ट्राई करने की कोशिश में हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसको कहते हैं शिमला एग्रीमेंट, ओके। ये साइन किसके बीच में होता है, इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो के में। कब साइन होता है, 3 जुलाई 1972 को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम एग्री कर जाते हैं बहुत सी चीज में कि हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है, हम बायलेटरल टॉक्स के साथ चीजों को डील करेंगे, ओके। सो इन दिस, वन ऑफ द बिगेस्ट thing happened in this Simla agreement is India agreed to withdraw armed forces and decided to respect the boundary as it was before the outbreak of war, okay। तो जैसे सीज फायर होता है, ठीक है, सीज फायर होने के बाद जो वो लाइन होती है ना, सीज फायर लाइन, ठीक है, उसको अब हम कहना स्टार्ट कर देते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। फर्स्ट टाइम इसको हम नाम देते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और हम दोनों, मीन्स इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों इसको डी फैक्टो बॉर्डर की तरह ट्रीट करने लगे, ठीक है, ओके। एंड वन ऑफ द थिंग इज विच वी शुड नो, हम जब 1965 की वॉर हुई थी, तब उसमें ताशकंद में हमने एग्रीमेंट में हमने 900 माइल स्क्वायर माइल्स हमने वापस दे दिया था। इस बार आप जानोगे कितना दिया था हमने, तो इट वॉज
इट वाज 5,000 स्क्वायर माइल। ठीक है, ये हमने कैप्चर किया था, बट हमने वापस कर दिया। इसलिए तो हम कहते हैं कि हम वी वॉन इन द बैटलफील्ड बट वी लॉस्ट एट द कॉन्सेंट्रेशन। हम बैटलफील्ड में जीत गए थे बट हम यहाँ हारे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अगर थोड़ा फोर्स कर लेते तो शायद आरपीओ के हमारा उसी टाइम पे हमारे पास आ जाता। बट उस टाइम की डिप्लोमेसी कह लो या फिर उस टाइम पे कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई। ठीक है, बट हाँ उस टाइम पे ये चीज़ पॉसिबल थी बिकॉज हम बहुत अंदर घुस गए थे लड़ाई में। ओके, एंड द बोथ साइड एग्री टू रिजॉल्व their dispute including disputes of JNK through bilateral negotiation। हमने पहली बार इंडिया पाकिस्तान ने बाईलेटरल नेगोशिएशन से चीजें डील करने की बात करी, स्पेशली इशू ऑफ JNK। ओके, तो अभी तक का यही था। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि फेज वन में हमने कैसे ट्राइब्समैन आए घुसे, कैसे हमने पाकिस्तान को सीड किया इंडिया में। ठीक है, उसके बाद कैसे यूनाइटेड नेशन ने बोला कि प्लेबिसाइड करना बट हम माने नहीं। ठीक है, ताशकंद डिक्लेरेशन, फिर 1971 की वॉर। ओके, और उसके बाद शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन रहे बट इशू रिजॉल्व तो नहीं हुआ। ठीक है, अप्स एंड डाउन रहे हैं। ठीक है, कहीं हमने लड़ाई लड़ी, ठीक है, चीजें साइन हुई बट वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ओके, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं फेज टू से जिसमें हम अलग इश्यूज को देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान का नैम में ऐड होना। ठीक है, पाकिस्तान पहले सेंटो का पार्ट था। ठीक है, सेंटो इज सेंट्रल ट्रीटी जस्ट सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बट इन 1979 पाकिस्तान डिसाइड करता है कि हम सेंटो को छोड़ के क्या करेंगे, नैम में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, इंडिया इस चीज को सपोर्ट करता है और इंडिया वेलकम भी करता है बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान को। ठीक है, उसको कोई ऐसा मेजर इशू नहीं होता। ओके, इसके बाद बात आती है राजीव गांधी की विजिट की। ठीक है, इन 1988 राजीव गांधी विजिट करते हैं पाकिस्तान को, बहुत सारी मेजर डील्स साइन होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, उसमें से एक दो चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला होता है कि अगर दोनों कंट्री कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट करेगी तो उनको एक दूसरे को इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, और ये भी कमिटमेंट दी गई कि कोई भी उनके न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन है उन पे अटैक नहीं करेगा, जो कि अभी तक फुलफिल भी की जा रही है। कोई ऐसा इशू आज तक आया नहीं है इसमें। ठीक है, और तीसरी एक चीज और ये लोग चाह रहे थे कि साइन हो जाए बट हुई नहीं, विच इज नो वॉर, सॉरी, नो वॉर पैक्ट। ठीक है, बट ये साइन हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ इशू चल रहा होगा जिसकी वजह से नहीं साइन हो पाया। ठीक है, इसके बाद टाइम आता है कोल्ड वॉर के एंड होने का। ओके, कोल्ड वॉर एंड होता है। कोल्ड वॉर एंड होने के बाद हम सबको पता है द जियो पॉलिटिक्स ऑफ दिस रीजन एज वेल एज वर्ल्ड इज टोटली चेंज। ठीक है, एंड सोवियत डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट होता है तो पाकिस्तान इस टाइम पे ये डिसाइड करता है कि, सॉरी, हाँ, पाकिस्तान क्या डिसाइड करता है कि हम एक प्रॉक्सी वॉर इंडिया के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी वॉर में वो क्या करता है कि दे स्टार्ट इन फ्यूलिंग मिलिटेंसी इन कश्मीर। ओके, मिलिटेंसी इन कश्मीर। ओके, और इसमें ये लोग एक स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ठीक है, विच इज ब्लीडिंग
इंडिया विद 1000 कट्स। ओके, तो ये इस स्ट्रेटेजी के थ्रू इंडिया में प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रॉक्सी वॉर की वजह से क्या होता है कि कन्वेंशनल वॉर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उस कन्वेंशनल वॉर को कट डाउन करने के लिए इंडिया क्या करता है, अपना न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करता है। ओके, हमें पता है हमने न्यूक्लियर टेस्ट पहले भी कर चुके होंगे। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, बट उस टेक्नोलॉजी को हमने वेपन में कन्वर्ट नहीं किया था। ओके, इस टाइम पे हमने न्यूक्लियर वेपन में उसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, जब इंटरनेशनल मीडिया का सवाल उठा कि हाँ भाई आपने क्यों किया है, इतनी क्या जल्दी थी आपको, तब इंडिया का स्टैंड ऐसा था कि हमें इनपुट मिला है कि पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट अटैक करने के लिए न्यूक्लियर पावर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और वो बहुत जल्द टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, उस टाइम पे हमारी बात किसी ने मानी नहीं, बट थिंग इज विद इन 1 वीक हमारे टेस्ट करने के बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अब सोचो आप, ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी तो है नहीं कि आज बनाया और कल हमने टेस्ट कर दिया। ठीक है, लंबा चल रहा होगा, है ना। उस चीज को कट करते हुए पाकिस्तान ने 1 हफ्ते के बाद ही टेस्ट कर दिया। इसका मतलब क्या, वो पहले से प्लानिंग कर रहे थे इस चीज की, है ना। तो उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों के बीच में फिर से जो इश्यूज थे वो फिर से वैसे के वैसे रह गए, वो कुछ सॉल्व नहीं हुआ। और यहाँ पे आके हमारा सेकेंड फेज खत्म हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम थर्ड फेज की बात करते हैं। ओके, नाउ वी आर एट द थर्ड फेज which starts from 1999 till present. Okay, yeah. So the major effort during this phase was done through signing the Lahore Declaration. Okay, this was signed under the leadership of PM Vajpayee. Okay, yeah. And what happened is वाजपेयी जी लाहौर गए थे। ओके, और वहां पे उनके पीएम नवाज शरीफ से मीटिंग की गई थी। ओके, और इसमें इन्होंने ट्राई किया था कि जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसमें हमने कहा था कि बायलेटरल मीटिंग के थ्रू हम कश्मीर का इशू निकालेंगे। तो उसी फ्रेमवर्क के अंडर हमने कोशिश करी कि बायलेटरल टॉक करें कश्मीर इशू पे। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, एक बस सर्विस स्टार्ट की गई थी फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर। आपको मैं एक बात सही बताऊं तो हमने पाकिस्तान से रिलेशनशिप ठीक करने के लिए बस से लेके क्रिकेट से लेके सारे टाइप के डिप्लोमेसी यूज कर ली, बट अभी तक ये चीज सही नहीं हुई, ये आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो लाहौर डिक्लेरेशन से थोड़ा बहुत हेल्प मिली थी कि उतने में ही कारगिल वॉर हो जाता है। ठीक है, कारगिल वॉर को जो कारगिल वॉर को हमने देखा कि हाँ भाई कारगिल वॉर वॉर जस्ट लाहौर डिक्लेरेशन के बाद हुई गई। तो इससे हमें कुछ समझ में आता है पैटर्न। ओके, पैटर्न क्या है, जैसे कुछ भी अच्छा होने की कोशिश होती है उतने में ही कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि टाइज फिर से एबनॉर्मल हो जाती है हमारे इंडिया पाकिस्तान की। सो व्हाट वी कैन थिंक अबाउट दिस इशू इज देयर आर मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर, which means there is a huge influ- sorry influence of internal politics of पाकिस्तान। ठीक है, मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिविलियन लीडरशिप कुछ अच्छा करना चाहती है तो बट किसी और के कुछ चाहने की वजह से चीजें गलत हो जाती है। मतलब इससे समझ में आता है कि एक
हम पावर सेंटर नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। इस कारगिल अटैक को से जो डैमेज हुआ था उसको थोड़ा सा समेटने के लिए हम एक आगरा सबमिट करते हैं, ठीक है। आगरा सबमिट करते हैं और हम बुलाते हैं वहां पर उस टाइम के प्रेसिडेंट मुशर्रफ को, ठीक है, बुलाया जाता है 2001 में, ठीक है। वहां पे ये सब डिस्कशन चलती है, ठीक है। और वहां पर पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है मुशर्रफ, व्हाट ही सेज इज he described the terrorist group operating in Kashmir as Mujahideen. Okay, what Mujahideen means is freedom fighter. Okay, so you can think about what he is thinking about Mujahideen. Okay, according to him, the Mujahideen are freedom fighters, not militant. And he said the Kashmir is the nucleus of dispute between India and Pakistan. Okay, so कश्मीर को सॉल्व कर देंगे चीजें सॉल्व हो सकती है। ओके, सो जो ये मुजाहिदीन वाला ये था, इनका जो इनका स्टेटमेंट थी, इसकी वजह से चीजें सबमिट में ठीक नहीं हो पाई। और इसमें और दरार पड़ी कब, जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। पार्लियामेंट पे जैसे अटैक हुआ, सिविलियन लीडरशिप, हमें समझ में आ गया सिविलियन लीडरशिप से बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। बिकॉज बट इफ दे ट्राई टू नॉर्मलाइज द ties, there is someone who don't want, ओके, जिसकी वजह से चीजें ठीक नहीं हो पाती है। सो तब से लेके अब तक चीजें ठीक नहीं हो पाई है। और ये जो मैंने आपको बताया है मुजाहिदीन और ये जो पार्लियामेंट अटैक था, ये तो पाकिस्तान की साइड का था। इंडिया क्या सोचता है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो व्हाट इंडिया थिंक इज पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आर द मेजर सोर्स ऑफ confrontation between two, while for Pakistan, Kashmir is the nucleus of dispute between India and Pakistan. So India कहता है कि मेजर इशू क्या है, which is terrorism, terrorism, but पाकिस्तान के लिए that is Kashmir. So here you can see the thought process of two countries. Here we think कि terrorist जो है, टेररिज्म जो है वो न्यूक्लियस ऑफ पावर है, बट इनका कहना है कि नहीं, कश्मीर। दे डोंट वांट कि वो इससे क्या समझते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि हाँ टेररिज्म पाकिस्तान में, वो इंडिया में है। ओके, तो अगर जब है ही नहीं तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट कश्मीर तो है, तो उनके हिसाब से कश्मीर इशू है। कश्मीर सॉल्व कर लेंगे सब कुछ हो जाएगा, बट कश्मीर वो बायलेटरली सॉल्व नहीं करना चाहते, ठीक है ना। ये सब तो ठीक है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो तब से लेके अब तक, ठीक है, जो ये पार्लियामेंट पे अटैक होना और ये फिर जो इनका मीडिएशन करते ही कहीं और अटैक कर देना, तब से एक दो अटैक और हुए, एक हुआ उरी, ठीक है, और एक हुआ पुलवामा। इसके बाद से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड दैट ट्रेड एंड टेरर कांट फ्लो टुगेदर। सो दैट्स इंडिया का कहना है ट्रेड एंड टेरर एक साथ फ्लो नहीं कर सकता। तो इससे ये समझ में आता है हमें, ठीक है, अगर बात करें इंडिया पाकिस्तान के पीछे सबसे बड़ा इशू कश्मीर है, ठीक है। एंड दूसरा, जो कुछ सेंटर ऑफ पावर हैं पाकिस्तान में, हु डोंट वांट कि चीजें नॉर्मलाइज हो। तीसरा, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। ओके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इस चक्कर में जीडीपी ग्रो नहीं कर पा रही है, ठीक है। फॉरेन फॉरेन रिजर्व्स नहीं है पाकिस्तान के पास, ऊपर से और भी इश्यूज बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम एज ए इंडिया हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए, ताकि कम से कम स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, जीडीपी ग्रो करे, वो लोग अपने में बिजी रहे, इंडस्ट्रीज वगैरह चलती रहे, तो ताकि यहाँ पे उनका ध्यान कम जाए। ओके,
So here the today's lecture is complete. What you think about this lecture प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना. कोई इशू हो तो वो भी बताना. कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो वो भी बताना. एंड फीडबैक प्लीज. ओके. मेरा फर्स्ट टाइम है, पहली बार कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं. मुझे नहीं कोई आइडिया है नहीं, बट आई एम ट्राइंग. ठीक है. मे बी शायद थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी आपको, बट दिस इज माई फर्स्ट टाइम. फ्रॉम सेकेंड टाइम ऑनवर्ड और थर्ड और फोर्थ आई ट्राई कि मैं चीज़ें सही से करूँ, आपको पसंद आए. बाकी जो भी फीडबैक है आप बताइएगा मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज शेयर. थैंक यू.